Hello student, I'm Lakhvir Sodhi, working as an assistant professor in modern group of colleges in mechanical department. The subject we're going to study today, that is engineering thermodynamics, and the topic which are going to cover today, that is a Rankine cycle. So in the very first slide of Rankine cycle आप देख सकते हो कि जो डेफिनेशन में इसके लिखा है, द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडल साइकिल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम पावर प्लांट. इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्नोट साइकिल. तो ये जो हमारा रैंकाइन साइकिल है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो जनरली है हमारे स्टीम पावर प्लांट में. एंड ये करता क्या है, ये परफॉर्मेंस जो है हमारे स्टीम पावर प्लांट की उसको कंपेयर करता है कि हमारी एक आइडियल वैल्यू जो है हमारे स्टीम पावर प्लांट की, उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम है या ज़्यादा है. ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल जो है ये परफॉर्मेंस को जज करने के लिए स्टीम पावर प्लांट की यूज़ किया जाता है. तो इट इज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्नोट साइकिल. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्नोट साइकिल का मतलब है कि इसमें जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जो कि जब हमारी स्टीम निकलती है हमारी टरबाइन से, तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कंडेंसेशन ऑफ योर स्टीम, जिसमें कि हम हीट जो है वो रिजेक्ट करते हैं. तो हमारे रैंकाइन साइकिल में कंडेंसेशन जो है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि जो हमारी स्टीम है वो फुली वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है. जबकि कार्नोट साइकिल में कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो फुली नहीं होता. तो इसका फ़ायदा क्या है, हमें बनाना क्यों पड़ा रैंकाइन साइकिल. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंकाइन साइकिल, कि जो हमारा पंप है जो कि हमारे फ्लूइड को, वर्किंग फ्लूइड को पंप करता है बॉयलर में जाने के लिए, वो कैरी कर सकता है ओनली लिक्विड को, तो वो गैस को कैरी नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसीलिए जो स्टीम है उसे फुली कंडेंस्ड करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे पंप में ओनली फ्लूइड एंटर हो रादर दैन कि गैस एंटर हो उसमें, क्योंकि जो हैंडलिंग ऑफ गैस है वो पंप में नहीं होती. तो यह है हमारा रैंकाइन साइकिल. और इन नेक्स्ट स्लाइड जो कि रैंकाइन साइकिल है कंसिस्ट करता है, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें दैट इज़ 1 to 2. जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं 1 to 2. यह है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 to 2 जो है दैट इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि इसमें जो हीट है वो ऐड नहीं होगी, बट एंट्रोपी जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे वर्किंग फ्लूइड की. तो 1 to 2 इज़ योर कांस्टेंट हीट एडिशन इन अ बॉयलर. जब हमारा फ्लूइड पंप होता है तो ये पहुंचता है हमारे बॉयलर में, जहाँ पे कि जो हमारा आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस होता है. और उससे नेक्स्ट जो प्रोसेस है 2 to 3, ये प्रोसेस होता है हमारी टरबाइन में, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टीम है उसकी एक्सपेंशन होती है टरबाइन में, जहाँ पे हमारा यूज़फुल वर्क होता है, जिसमें जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उनमें हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है जाके अपना काम करता है, स्ट्राइक करता है, तो ब्लेड उसके रोटेट करते हैं, तो ये जनरेटर को रोटेशन देता है. तो 2 to 3 प्रोसेस इज योर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन. नेक्स्ट प्रोसेस जो है 3 to 4, जब हमारी स्टीम लीव करती है हमारी टरबाइन को लीव करने के बाद
कुछ एंट्रोपी उसमें सेम रह जाती है। तो उस एंट्रोपी को हमने रिमूव करना होता है, उस हीट को हमने रिमूव करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है बट एंट्रोपी जो है वो कम हो जाती है। ये प्रोसेस होता है हमारे कंडेंसर में। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ 4-to-1 दैट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ पंप। इसमें क्या होता है कि जो वाटर जो हमें कंडेंसर से मिलता है आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ योर स्टीम, उसको हमने अगेन पंप करके अपने बॉयलर में भेजना होता है। तो इस तरह से हमारा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो रैंकाइन साइकिल है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये साइकिल चलता रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पीवी एज वेल एज टीएस डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है दैट इज़ 1 to 2 जो है स्टेज 1 से स्टेज 2 ये होती है हमारी बॉयलर में, और इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रहता है एज वेल एज यू कैन सी इन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है, जैसे कि टीएस डायग्राम में लिखा है T1 दैट इज इक्वल टू T2। तो इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होती है स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक। इसके बाद जो स्टेज आती है 2 to 3, ये स्टेज आती है जब हमारी हाई प्रेशर स्टीम जो है वो फ्लो करती है हमारी टरबाइन में। टरबाइन में जब फ्लो करती है तब जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन कहलाता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में का मतलब है कि जो एंट्रोपी है, जैसे कि हम टीएस डायग्राम में भी देख सकते हैं 2 to 3 प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी जो है वो सेम रहती है 2 से 3 प्रोसेस में, बट कम क्या होता है प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है 3 to 4। 3 to 4 प्रोसेस जो है ये है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये प्रोसेस हमारा होता है अपने कंडेंसर में। कंडेंसर में जब हमारी स्टीम जो कि टरबाइन से निकली है उसमें अभी कुछ एंट्रोपी जो है वो भी है, ठीक है। तो हमने उस स्टीम को फुली कंडेंस्ड करना है, उससे वाटर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसे पंप में जाने के लिए तैयार कर सकें। तो ये एक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस है तो होता क्या है इसमें कि जो स्टीम जो है जो एक्सपैंड होके हमारे कंडेंसर में पहुंचती है वो उसका जो वॉल्यूम है वो 3 to 4 जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो स्टीम होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो नो की जो वॉल्यूम ऑफ स्टीम होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जब स्टीम से वाटर की फॉर्म में हमारी जो फ्लूइड आता है तो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, अपनी जो होम पोजीशन पे आ जाता है जब कि हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था। तो 3 से 4 जो है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इसमें वॉल्यूम जो है 3 to 4 कम हो जाता है और दिस इज़ आल्सो अ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हीट जो है वो रिमेन सेम रहती है। तो जैसे कि हमारे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में लिखा है T3
दैट इज इक्वल टू T4। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ 4 to 1। 4 to 1 प्रोसेस हमारा जो है ये हमारा है पंपिंग प्रोसेस, जिसमें कि हम फ्लूइड को पंप करते हैं, पंप करके बॉयलर में भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है एज वेल एज प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, और लिटिल बिट एंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है हमारे पंपिंग प्रोसेस में। तो PVTS डायग्राम में 1 to 2 प्रोसेस एंड 3 to 4 प्रोसेस ये जो होते हैं, 1 to 2 प्रोसेस होता है हमारा हीट इन प्रोसेस, एंड 3 to 4 जो होता है दैट इज़ हीट आउट प्रोसेस। जो 2 to 3 प्रोसेस है ये होता है वर्क ऑफ टरबाइन, एंड 1 to 4 या 4 to 1 ये प्रोसेस होता है हमारा पंप वर्क का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये एनालिसिस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट HF1 इक्वल टू HF2। ये क्या है, सेंसिबल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर पॉइंट एट पॉइंट 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P1 और P2। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी एट स्टेट 1 होगी वही एंथैल्पी होगी हमारी स्टेज 2 पे। तो HF1 विल बी इक्वल टू HF2। नेक्स्ट है हमारा HF4 इज इक्वल टू HF3। ये क्या है, सेंसिबल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर एट पॉइंट 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P3 और P4 और P3। ये एंथैल्पी है एट स्टेट 3 और एट स्टेट 4, ये भी इक्वल होंगी, जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में हम देख सकते हैं, या टेम्परेचर एंट्रोपी में हम देख सकते हैं। HF3 विल बी इक्वल टू HF4। नेक्स्ट है हमारा हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग वार्मिंग ऑपरेशन 4 to 1। अब वार्मिंग ऑपरेशन क्या होगा, 4 to 1 जो है हमारा दैट इज़ पंप वर्क। तो हम जो पंप का वर्क है उसे हम डिनोट करते हैं वार्मिंग प्रोसेस से। तो जब हमारा जो फ्लूइड है वो पंप होता है हमारे पंप की हेल्प से, तब उसमें जो हीट अब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट विल इक्वल टू HF1 माइनस HF4। जो एंथैल्पी होगी हमारे फ्लूइड की सेकंड स्टेज पे फर्स्ट स्टेज पे माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एट स्टेज 4। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा एंथैल्पी का दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग पंपिंग प्रोसेस। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू, बिकॉज HF1 जो है दैट इज इक्वल टू HF2 और HF4 जो है दैट इज इक्वल टू HF3। तो हम इसे लिख सकते हैं HF1 माइनस HF4 इज इक्वल टू HF2 माइनस HF3। एंड नेक्स्ट है हमारा हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल जो हीट अब्जॉर्ब होगी हमारे फ्लूइड में that will be equal to heat absorbed during the isothermal operation 1 to 2 plus heat absorbed during warming operation 4 to 1। तो हीट अब्जॉर्ब जो होगी, हीट अब्जॉर्ब होती है हमारे फ्लूइड में वो
ड्यूरिंग वार्मिंग ऑपरेशन विच इज़ पंपिंग एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन जो कि हमारे बॉयलर में होता है। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू heat absorbed during isothermal operation 1 to 2, this will be equal to HFG2. HFG2 enthalpy of fluid and gas at state 1 plus HF2 minus HF3 जो कि हमारी हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग वार्मिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, हमने HF2 को एक साइड पे ले लिया प्लस HFG2 माइनस HF3 हमने इसे लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो HF2 प्लस HF जो होता HFG2 है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू H2। H2 क्या है, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। तो सुपरहीटेड स्टीम की जो एंथैल्पी होती है, दिस इज द सम ऑफ HF एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस। तो हम इसे लिख सकते हैं H2 माइनस HF3। और वी नो दैट हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग साइकिल, जो हीट रिजेक्ट होगी हमारे इस साइकिल में, दिस विल बी इक्वल टू H3 एंथैल्पी एट स्टेट 3 माइनस HF4। ये हमारा हीट जो है आउट प्रोसेस से H3 यहाँ पे हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंशन हमारी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड फॉर्म में है, तब हमने इस स्टेट पे लिया है H3 माइनस H4 जो है, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड आफ्टर कंडेंसेशन। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू H3, this is equal to HF3 plus HF3 plus X3 into HFG. This is the value of your H3। H3 मतलब enthalpy of fluid at state 1 प्लस X3, ये जो है हमारा ये ड्राइनेस फ्रैक्शन फैक्टर है कि हमारा स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, एंड HFG3 दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस एट स्टेट 3 माइनस HF4। तो HF3 जो है हमारा, HF3 जो है दिस इज इक्वल टू इफ HF4, तो हम HF3 को HF4 से कट कर सकते हैं, हमारा HF3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा HF4 से। तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो हीट बचेगी ड्यूरिंग योर कंडेंसेशन प्रोसेस विच इज़ योर हीट रिजेक्टेड प्रोसेस, दैट विल बी इक्वल टू X into HFG3। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट rejected during your condensation process। तो वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट अब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड, तो हमने पीछे देखा है कि जो हीट अब्जॉर्ब होती है, दिस इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब जो होती है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास H2 माइनस HF4 माइनस हीट रिजेक्टेड की जो वैल्यू होती है दैट इज X3 HFG3। जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी वर्क डन में कि हीट अब्जॉर्ब जो है ये कहाँ से हमें पता चलेगी,
ये वैल्यू हमने निकाली है अपनी प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे लिखा है हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल जो होती है दिस इज इक्वल टू H2 माइनस HF3। ठीक है, H2 माइनस HF3, इफ़ HF3 इज इक्वल टू HF4 तो हम इसे लिख सकते हैं H2 माइनस HF4। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल एंड हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर जो है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली है दैट इज़ X3HFG3। तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया H2 माइनस HF4 को हमने यहाँ पे लिख लिया HF3 प्लस X3HFG3। हमने HF4 को जो कि इज इक्वल टू HF3 है उसे दूसरी साइड ले गए तो HF3 प्लस X3HFG3 दिस इज इक्वल टू H3। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है, यहाँ पे जो HF3 प्लस X3HFG3 हमें कंसंट्रेट करना है। वी नो दैट हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग साइकिल। यहाँ पे हमने H जो 3 है उसको हमने वैल्यू दी है HF3 प्लस X3HFG3। वही चीज़ का यूज़ हम अपने वर्क डन में करेंगे। ये जो पूरी हमारी इक्वेशन है HF3 प्लस X3HFG3 इसको हम डिनोट करेंगे विद H3 से। तो हमारा जो वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू H2 माइनस H3। तो अभी एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट अब्जॉर्ब्ड। जितना वर्क हुआ और जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई उनकी रेशो, हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज़ H2 माइनस H3 अपॉन हीट जो अब्जॉर्ब हुई दैट इज़ इक्वल टू H2 माइनस HF3। अभी हम देखेंगे कि हीट अब्जॉर्ब की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई। तो हमें प्रीवियस स्लाइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है एंड हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, ये जो हमारे पास है H2 माइनस HF3, यहाँ से हमने जो हीट अब्जॉर्ब की वैल्यू ली है तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, वर्क डन की और सिमिलर हीट अब्जॉर्ब की। तो इस तरह से हम जो एफिशिएंसी है हमारे रैंकाइन साइकिल की वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉब्लम, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर स्टीम टेबल एंड विद रैंकाइन साइकिल। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, स्टीम पावर प्लांट इज सप्लाइड विद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम at a pressure of 12 bar and exhaust into a condenser at 0.1 bar. Calculate the Rankine efficiency by using steam table and Mollier chart. इस प्रॉब्लम में हम दोनों स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास सबसे पहले x2 क्या है, दिस इज ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट स्टेट 2। जब कंडेंसर जो हमारा बॉयलर वर्क जो है, हीट इन वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एट दैट टाइम हमारे पास जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 1 है। ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 का मतलब होता है कि हमारी जो स्टीम है दैट इज़ फुली ड्राई। ठीक है, और P2 जो प्रेशर है टरबाइन से पहले का दैट इज़ 12 बार एंड P3 हमारे पास प्रेशर वो है जब हमारी स्टीम आउटलेट करेगी हमारी टरबाइन से दैट इज़ 0.1 बार। तो
सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्टीम टेबल का। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू अ प्रेशर ऑफ 12 बार, सबसे पहले हमने 12 बार पे अपनी जो हमें वैल्यू चाहिए, HF2 हो गया, ठीक है, HFG2 हो गया, जैसे S2 SG2, वो वैल्यू हम देखेंगे। तो हमारे पास स्लाइड है, ये 2 स्लाइड है स्टीम टेबल की। एक पे लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर, जो हमने अंडरलाइन किया है 12 बार पे। तब हमारे पास जो HF की वैल्यू है वो है 796.4, HFG दैट इज़ 1984.3 एंड HG उसकी वैल्यू आप यहाँ से रीड कर सकते हैं 2782.7। इसी तरह से जो स्पेसिफिक इंट्रोपी है दैट इज़ SF दैट इज़ S2.216, SFG that is 4.3033 and SG that entropy of gas that is equal to 6.5194। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी HF, HFG, HG, SF, SFG और SG की एट प्रेशर 12 बार। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है वैल्यूज़ HF2 की, HFG की, S2 SG की। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू अ प्रेशर ऑफ 0.1 बार। अब हम यदि इफेक्टिव यूज़ ऑफ स्टीम टेबल वैल्यू निकालेंगे एट 0.1 बार, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ ऑफ HF, HFG, HG एट प्रेशर 0.10 बार, जो कि हमें गिवन है जब हमारी स्टीम लीव करेगी अब हमारी टरबाइन को। तो ये वैल्यू हम डिनोट कर सकते हैं अपने स्टीम टेबल से। तो अब हम मूव करेंगे पिछली स्लाइड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन X3 of steam after isentropic expansion. We know that in isentropic expansion, तो isentropic expansion में हमने अभी निकाला है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये हो जाता है एंट्रोपी बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले की जो एंट्रोपी है दिस विल बी इक्वल टू S2 विल बी इक्वल टू एंट्रोपी आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद जो एंट्रोपी हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू जो कि होगी हमारे SF3, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। सबसे पहले S2, इसकी वैल्यू हमारे पास 6.519 विल बी इक्वल टू SF3 प्लस X3 ड्राइनेस फ्रैक्शन एट स्टेट 3 एंड SFG। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो SF3 की वैल्यू जो है हमारे पास SF3 दैट इज़ 0.649 एंड SFG3 जो है वो है हमारे पास 7.502। तो दोनों वैल्यू हमारे पास अभी अवेलेबल हैं रादर देन X3। तो X3 की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है नाउ एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बिफोर एक्सपेंशन जो हमारे पास जो टोटल हीट होगी दैट विल बी इक्वल टू H2 will be equal to HG2. This will be equal to, we know that enthalpy H2 will be equal to HF2। जैसे कि जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था तब वहाँ पे हमने देखा था कि H2 जो होता है दिस इज इक्वल टू HF2 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू HFG। तो हम वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें सिंपली फिल कर देंगे।
तो हमारे पास जो है एंथैल्पी जो होगी बिफोर एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास HF2 जो है उसकी वैल्यू है 798.4 प्लस X2, जैसे कि हमने अपनी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में भी देखा था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बिफोर एक्सपेंशन इज़ 1 इनटू HFG2, जो वैल्यू हमने स्टीम टेबल से फाइंड आउट की थी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारे पास टोटल हीट की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 2782.7 किलोजॉल पर केजी। नाउ द एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ वेट स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी H3 की, दिस विल बी आल्सो similar like H2, this will be equal to HF3 plus X3 and HFG3. Enthalpy of fluid at state 3 plus dryness fraction at 3 and HFG3 enthalpy of fluid and gas at state 3. This will be equal to HF3 की वैल्यू जो हमने अपने स्टीम टेबल से नोट की थी प्लस X3 की वैल्यू जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की थी दैट इज़ 0.783 इंटू HFG की वैल्यू, ये भी हमने स्टीम टेबल से फाइंड आउट की थी। तो ये जो है दैट इज़ 2393। तो हमारे पास H3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2065.5 किलोजॉल पर केजी। तो अभी हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल जो होगी दैट विल बी, जैसे हमने पढ़ा है दैट इज़ इक्वल टू H2 माइनस H3 एंथैल्पी एट स्टेट 2 माइनस एंथैल्पी एट स्टेट 3 ओवर एंथैल्पी एट स्टेट 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एट स्टेट 3। तो सभी ये वैल्यू अभी हमारे पास नोन है, तो हम सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ योर रैंकाइन साइकिल विच इज़ इक्वल टू 27.7%। यहाँ तक हमारा यूज़ हो गया स्टीम टेबल का। तो आगे हमारे पास यूज़ ऑफ मोलियर चार्ट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम उस मोलियर चार्ट से जो वैल्यू है एट स्टेट 2 और एट स्टेट 3 उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड ऑफ मोलियर चार्ट, द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम इज मार्क्ड एट पॉइंट 2 and final condition at point 3. From मोलियर चार्ट we find that यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी है, जब हमारी स्टीम निकलती है हमारे बॉयलर से तो वो हमारी इनिशियल स्टेट हो जाती है स्टेज 2, और स्टेज 3 जो होती है जब हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस पूरा हो गया वो हो जाती है हमारी स्टेज 3। तो हमने जो मोलियर चार्ट है उससे जो वैल्यू फाइंड आउट की है दैट इज़ H2 दैट इज इक्वल टू 2780 किलोजॉल पर केजी, H3 दैट इज़ 2060 किलोजॉल पर केजी एंड HF3 दैट इज़ 191.8 किलोजॉल पर केजी। तो हम रैंकाइन एफिशिएंसी की वैल्यूज निकालेंगे बाय द यूज़ ऑफ एफिशिएंसी फार्मूला। एफिशिएंसी नीटा R विल बी इक्वल टू H2 minus H3 over H2 minus HF3. So this will be equal to 2780 minus 2060 over 2780 minus HF3 that is 191.7। तो हमारे पास जो रैंकाइन एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी दैट बिकम 27.8% which is equal to the efficiency which we find by the use of steam table। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रैंकाइन साइकिल। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।